आज 10वीं वर्ग का 13वां वीडियो है। कल बताए थे अवतल में आवर्धन निकालना, आज उत्तल दर्पण आवर्धन निकालना है। तो माना कि mm' एक उत्तल दर्पण है, इसे वस्तु OA दर्पण के सामने है, समांतर तो मुख्य फोकस है। और एक हम बताए थे आवर्धन निकालना है तो वो ध्रुव पर लाइए। तो ध्रुव पर ऐसे लाते हैं, तो ऐसे ध्रुव पर लाए आपतित, तो परावर्तन के नियम से लौट जाएगा। ये जहाँ आवर्धन निकालना है, तो ये बन गया प्रतिबिंब, आपतित तो परावर्तित, ये बन गया प्रतिबिंब, डी प्रतिबिंब है। डी प्रतिबिंब है। यहाँ मान लो ई, मान लो ई एफ। तब देखिए कि वस्तु H1, प्रतिबिंब H2, प्रतिबिंब H2 है। तो कल बताया थे आवर्धन परिभाषा में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। H2/H1, इससे पहले प्रतिबिंब अतः वस्तु। अब देखिए तो 90 या भी 90, क्या ये बराबर है? नहीं है, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो वस्तु A दर्पण के सामने है और D क्या प्रतिबिंब है, आपतित तो परावर्तित मुख्य फोकस से। एक कहाँ लाएंगे? ध्रुव पर लाएंगे। आपतित तो परावर्तित पीछे बढ़ा दिए, ई पर कटा, डी प्रतिबिंब बन गया। और तब कह रहे माना कि mm' एक उत्तल दर्पण है जिसमें ध्रुव P मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, वस्तु OA दर्पण के सामने है जिसका प्रतिबिंब D दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। और तब समरूप करेंगे, इसको समरूप करते हैं हम लोग। इसको यहाँ उतार लीजिए, पहले उठाते इसको। तब क्या है, तो पहले देखिए इसमें अलग नियम होगा। पहले इसको लाइए, 90 या भी 90, क्या ये बराबर है? तो पहले इसको आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतित तो परावर्तित, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। और ये सम्मुख कोण है, आमने सामने कोण से, ये बराबर यह है परावर्तन के नियम से। इस सम्मुख कोण से आपस में बराबर होता है, तो ये मिलाने काम करेगा, तो आपस में बराबर हो जाएगा। APO बराबर FPO परावर्तन के नियम से, और फिर FPO बराबर DEP,
टी मिलाने का काम किया, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा ही। देखिए इसे कि एंगल एपीओ एंगल एफपीओ इक्वेशन 1 परावर्तन के नियम से एंगल एफ पी ओ बराबर डी ई पी, दो रेखाएं काटती है, समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, या डी पी ई इजकल टू एफ पी ओ ये शीर्षानुकोण कोण से कौन से समीकरण 1 और 2 से ये मिलाने का काम किया तो आपस में बराबर हो गया। तो ए पी ओ बराबर डी पी, यानी ए पी ओ बराबर डी पी, आसान हो गया। ये परावर्तन के नियम से, इस सम्मुख कोण से, तो ये मिलाने का काम किया, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ए पी ओ बराबर एफ पी ओ परावर्तन के नियम से, और डी पी ई बराबर एफ पी ओ सम्मुख कोण से, 1 और 2 से मिलाने का काम किया। ए पी ओ बराबर क्या है, डी पी। और तब त्रिभुज ई डी पी, पहले प्रतिबिंब तो वस्तु, पहले प्रतिबिंब ई डी पी और त्रिभुज एओपी में एंगल ईडीपी बराबर एओपी, ईडीपी बराबर एओपी, एओपी 90 डिग्री, 90 दिया भी 90, तब डी पी, देखिए यहाँ पर डी पी बराबर ए पी ओ बराबर, हाँ बराबर क्या साबित किया, देखिए साबित किया, डी पी बराबर ए पी ओ साबित किया, साबित किया। साबित किया यानी ईडीपी बराबर एओपी, ईडीपी बराबर एओपी 90 डिग्री, डीपी देखिए डीपी बराबर एपीओ, एपीओ साबित किया, तो शेष कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो डीईपी शेष कोण, डीईपी बराबर एंगल ओएपी, ओएपी शेष कोण आपस में बराबर, ओएपी डीईपी बराबर क्या, ओएपी शेष कोण आपस में बराबर। तो एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ईडीपी प्रतिबिंब लिए हैं, ईडीपी समरूप त्रिभुज एओपी, क्यों, ई का संगत ए, डी का संगत ओ, ईडीपी, ई का संगत ए, डी का संगत ओ, पी का संगत पी, समरूप हो गया। तो भुजाएं समानुपाती, तो डी बटा ए, तो डी बटा ए, तो डी बटा ए, डी कौन पी के सामने, पी बराबर पी सामने क्या ए, अब पी डी, तो
पी डी किसके सामने, ई के सामने, ई बराबर ए सामने क्या, ओ पी, पी डी बटा ओ पी, पी डी बटा ओ पी। डी किसकी ऊंचाई है, प्रतिबिंब, H1 की H2, H2 ऊपर है प्लस, सामने माइनस, पीछे प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, समझा दिए थे। तो प्लस H2 हो जाएगा, OA H1, अब PD प्रतिबिंब, U की भी तो भी पीछे है प्लस भी, OP बस दूरी है, माइनस U सामने है तो माइनस U। इसका मान बोलो M, कल बताए थे, लिखते हैं इसे, कल बताए थे कि M बराबर H2 बटा H1, ये बताए थे कल आपको, ब्रैकेट दे दें, ब्रैकेट में बताए थे आपको कि प्रतिबिंब ऊंचाई बटे क्या है, वस्तु ऊंचाई आवर्धन कहते हैं। H2 बटा H1, यहाँ M दे दिए, हो गया यहाँ माइनस, बीच में लाइए माइनस, V बटे क्या है U। देखिए ये अभी आवर्धन हो गया, तो ये आवर्धन हुआ, लेकिन यहाँ तक आगे आपको जाना और है, यह भी आवर्धन सही है, यहाँ तक सही आवर्धन है, लेकिन आवर्धन ये पूरा भी नहीं हुआ है। अब तब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर बताते हैं, हम चलते हैं दर्पण के सूत्र से। देखिए इसे दर्पण के सूत्र से यहाँ लिखे, देखिए तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, जो कल बताए थे, तो दोनों ओर हम भी सेट करेंगे, माइनस v बटा u सेट करेंगे, ऊपर v है तो दोनों ओर v से गुना करने पर गुना कर देंगे, तो v से गुना क्यों किए, ऊपर v है, को माइनस v बटा u सेट करना है, गुना करिए v से, तो v इंटू 1/v प्लस 1/u 1/f गुना v, गुना कर दिए इसको, ऐसे करिए v से, तो v इंटू 1/v प्लस 1/u 1/f गुना v, a गुना v, v बटा v, a गुना v, v बटा u, अब v बटा f, तो v से v कट गया, तो 1 प्लस v बटा u बराबर v बटा f, क्या ये मान में पड़ेगा, क्यों नहीं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तब जो करिए 1 माइनस प्लस टू माइनस v बटा f बराबर माइनस v बटा u, प्लस टू माइनस, ये हो जाएगा आपको कि 1 माइनस v बटा f बराबर, इसका मान बोलो पूरे का ही, पूरे का मान बोलो m, यहाँ दे दिए, तो m बराबर -1 माइनस, इधर नहीं सकते हैं m यहाँ, इसको यहाँ 1 माइनस v बटा f कर समझा दिए थे। अब देखिए ये भी आवर्धन आ गया, तो यहाँ तक आपको निकालना है, ये जो आवर्धन देखिए यहाँ है, ये आवर्धन ये है v ग्रुप में है, हम थोड़ा सा यहाँ से कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ लेते हैं ब्रैकेट में m बराबर H2 बटा H1, कल बताए थे कि प्रतिबिंब ऊंचाई बटे क्या, वस्तु ऊंचाई अनुपात का आवर्धन कहते हैं। H2 बटा H1 बराबर क्या, m होता है। फिर देख लीजिए APO बराबर FPO परावर्तन के नियम से, DPE बराबर FPO सम्मुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, FPO मिलाने का काम किया, APO बराबर DP। अब देखिए तीनों बराबर आ गया, तो पहले प्रतिबिंब तब क्या, वस्तु, तो DP बराबर APO आ गया, और तब EDP और AOP में पहले प्रतिबिंब तब क्या, वस्तु, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु ऊंचाई अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसलिए m बराबर H2 बटे क्या होता है, H1।
तो ई डी पी बराबर ए ओ पी, ई डी पी बराबर ए ओ पी 90 डिग्री। उसके बाद डी पी बराबर ए पी ओ, डी पी बराबर ए पी ओ साबित किया। रिमेनिंग शेष को, रिमेनिंग एंगल शेष को आपस में बराबर, डी ई पी बराबर ओ ए पी, तो तीनों को बराबर आ गया। तो एंगल 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 से समरूप हो गया। तो ए डी पी समरूप त्रिभुज क्या है, ए ओ पी समरूप हो गया, भुजाएं समानुपाती। तो डी बटा ए ओ, पी डी बटा ओ पी। तो डी क्या H2 प्लस ऊपर है, या दोनों धनात्मक y अक्ष के समांतर है, प्लस H2 प्लस H1। अब पी डी प्रतिबिंब प्लस भी पीछे दर्पण का है, ओ पी वस्तु है सामने माइनस, माइनस बीच में आ गया। H2 बटा H1 क्या बोलते m भी बटा यू। तो आवर्धन हुआ भी बटा यू में, आगे होता है आवर्धन भी बटा एफ में होता है भी बटा क्या एफ में। आगे कैसे बढ़ेंगे, तो दर्पण के सूत्र से 1 बटा भी 1 बटा एफ, दोनों ओर भी से क्या करें, गुना करने पर भी गुना, क्योंकि भी बटा यू सेट करेंगे। तो भी इंटू 1 बटा भी 1 बटा यू, तो 1 बटा एफ गुने क्या है भी, तो भी गुना 1 भी बटा यू भी बटा एफ कट गया, भी बटा यू भी बटा एफ, प्लस तो माइनस भी बटा एफ, इसका मान बोलो एम। यहाँ एम देखिए माइनस भी बटा एम, यहाँ माइनस पड़ेगा, यहाँ माइनस दे दें नहीं, क्यों, माइनस भी बटा यू क्या है एम है, इसके बदले क्या पड़ेगा एम। एम 1 माइनस भी बटे क्या एफ, ये आपका आगे आवर्धन आ गया। अब तल में जो सीखे होंगे वो तल तो समझ में आ गया होगा। अब आइए कि इसको उतार लीजिएगा। अब है उत्तल दर्पण के विस्तृत क्षेत्र से क्या समझते हैं, बताते हैं। अब क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के विस्तृत क्षेत्र से क्या समझते हैं। देखिए उत्तल दर्पण कौन क्षेत्र, क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तल दर्पण के विस्तृत बड़ा क्षेत्र से क्या समझते हैं। क्या समझते हैं, अब देखिए तो यह क्या सुन लीजिए, ये ऐसे समझिए, ये उत्तल दर्पण है, ऐसे कर दीजिए, उत्तल दर्पण है, और यहाँ पर व्यक्ति का नेत्र है। यदि इस तरह से लिया जाए और इस तरह से पहले अविलंब, देखिए फिगर देखिए, फिगर देखिए, अविलंब
ऊपर करती है। अत इतना ही कोण के बराबर, देखिए कुछ और बड़ा बनेगा ये ऐसे। देखिए, तो देखिए ये हुआ विस्तृत क्षेत्र। विस्तृत क्षेत्र, तो विस्तृत क्षेत्र से आई उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण। तो ये बड़ा क्षेत्र समझिए, विस्तृत क्षेत्र है, इससे आपतित तो परावर्तित नेत्र पर आ गया, आपतित परावर्तित नेत्र पर आ गया। ये है अविलंब, ये कोण आपस में क्या बराबर, आई आर। आई आर। अब देखिए, ये उत्तल दर्पण का संकीर्ण क्षेत्र है, छोटा क्षेत्र, यानी संकीर्ण बहुत छोटा। संकीर्ण क्षेत्र बहुत छोटा क्षेत्र, संकीर्ण लिखा गया है। तो छोटा क्षेत्र, बहुत छोटा क्षेत्र, यानी बहुत छोटा क्षेत्र। जैसे देखिए, बड़ा क्षेत्र है, आपतित परावर्तित। चालक का नेत्र है, चालक का नेत्र। कभी देखते होंगे आप लोग, वाहन चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो दर्पण रहता है उसको देखिएगा ऐसे, तो पूरा बड़ा क्षेत्र में दिखाई पड़ेगा, ऐसे पूरा बड़ा। अगर रहता समतल दर्पण, ऐसे रहता समतल दर्पण, था से ये सब दिखाई पड़ता है, हल्का ही दिखाई पड़ता है समतल दर्पण में। लेकिन जैसे उत्तल लीजिएगा, मोटरसाइकिल वाला या मोटर कार, वाहन, ट्रक, तो जो देखिएगा ऐसे लगा कि ये सब पूरा दिखाई पड़ेगा, उसमें पूरा दिखाई पड़ता पूरा। तो विस्तृत क्षेत्र से प्रकाश किरणें आपतित होती है, जो दर्पण के बहुत छोटा क्षेत्र में बनता है, सीधा, काल्पनिक, अस्पष्ट बनता है। तो उसका परावर्तन के बाद आता चालक के नेत्र पर। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, अब नेत्र पर आएगा। तो बड़ा क्षेत्र का प्रतिमा आप किस में देख लीजिए, छोटा क्षेत्र में। इसी नाम है उत्तल दर्पण का कोण विस्तृत क्षेत्र। देखिए, हम लिखेंगे हम ऐसे कि उत्तल दर्पण में विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब दर्पण के बहुत छोटा भाग में, क्षेत्र में, बहुत छोटा भाग में
वो छोटा भाग में, छोटा भाग में सीधा, स्पष्ट, काल्पनिक बनता है, जिसे दर्पण का विस्तृत क्षेत्र कहते हैं। यानी उत्तर लिखेंगे हम लोग, उत्तर यहाँ लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में विस्तृत माने बड़ा क्षेत्र का प्रतिबिंब दर्पण के बहुत छोटा क्षेत्र में सीधा, काल्पनिक और स्पष्ट बनता है। इसे उत्तल दर्पण का विस्तृत क्षेत्र कहते हैं। आप देखिए, अभी भी कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार के साइड मिरर में क्यों किया जाता है। ड्राइवर यहाँ है, ऐसा था साइड में, इसलिए कि बड़ा क्षेत्र का प्रतिबिंब छोटा क्षेत्र में सीधा, स्पष्ट बनता है, तो चालक को पीछे की वस्तु को देखने में सुविधा होती है। और चालक जो रहता है, मिरर रहता है साइड में, उससे देखता है कि कौन ओवरटेक कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वैसे देखता है, उससे स्पष्ट दिखाई पड़ता है, अतः वो साइड देता है। तो हम लोग इसका उपयोग बताएंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग, तो पहला है मोटर कार के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो परीक्षा में पूछता है क्यों किया जाता है, लिखना है उत्तल दर्पण में विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब दर्पण के बहुत छोटा भाग में सीधा, काल्पनिक, स्पष्ट बनता है। तो चालक यानी ड्राइवर, तो चालक को पीछे की वस्तुओं को देखने में सुविधा होती है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है। अच्छा, तो उत्तल दर्पण से पीछे देखते हैं, तो उत्तल दर्पण को बोलते हैं पश्च दर्पण भी। पश्च में पीछे, पश्च दर्पण बोलते हैं। तो बता रहे हैं, इसको उतार लेना फिगर सहित, अब तब आपको बताते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग क्या देखिए है। मोटर स्टार्ट देंगे, उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। निम्नलिखित उपयोग होते हैं किसका, उत्तल का होते हैं। उपयोग होते हैं तो लिखना पहला
मोटर कार के, ये तो लिखे हैं, मोटर कार के साइड मिरर में दर्पण के रूप में। दूसरा है गलियों में प्रकाश फैलाने के रूप में। गली में प्रकाश फैलाता है, देखते हैं इसे, देखिए है स्ट्रीट लाइट। पहले गली होता है और उसके बाद जब महानगर बन जाता है तो आप देखते होंगे कि इतना नंबर स्ट्रीट, कलकत्ता, मुंबई। तो दूसरा है, इससे मानिए उत्तल ऐसे रहता है, उत्तल देखिए, आई उत्तल दर्पण है, यहाँ बल्ब है, इससे लाइट गया, ऐसे फैला दिया, ऐसे फैला दिया, ऐसे फैला दिया, ऐसे गया, यहाँ ऐसे फैला, देखिए ऐसे फैला दिया, देखिए तो लाइट फैला रहा है, यहाँ बल्ब है, लाइट फैला रहा है, बल्ब है, लाइट फैला रहा है। तो देखिए तो छोटा बल्ब और लाइट और फैला दिया, किसका? उत्तल का काम है। तो जो भी लाइट होता है गली में, रोड पर, उसका नाम क्या है? मैंने उसका उत्तल दर्पण, उसमें फैलाने में लाइट फैल जाएगा तो दिखाई पड़ेगा। तो गलियों पहले गली कहता था। अब देखिए, पता देखिए कि 3 नंबर स्ट्रीट यानी गली, कलकत्ता, ये सब देखते होंगे आप लोग। तो गलियों तथा सड़कों पर लाइट फैलाने में, प्रकाश फैलाने में, या ऐसा किताब से लिखता है गलियों में प्रकाश फैलाने रूप में लिखता है, एक ही बात है। तो गलियों में प्रकाश फैलाने के रूप में, प्रकाश फैलाने के रूप में। अच्छा, अब देखो अभी आप देख रहे थे, अब बताते हैं, समझा देते हैं कि ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अभी आप देख रहे थे उत्तल दर्पण है, अभी आप देख रहे थे, देखिए ये बता देते हैं, बड़ा समझाते हैं। उत्तल, देखिए ऐसे ये FIC, ये वस्तु इस समांतर मुख्य फोकस से एक C से जाता है, ये बन गया प्रतिबिंब। अगर AB है तो बन गया A डैश B डैश, यहाँ ला दिए तो समांतर तो मुख्य फोकस से एक
शीशे यहाँ बन गया इसका। और जाती है सी डी, सी डैश डी डैश बन जाता है। बन जाता है। उसके बाद अब देखिए, तो इसमें क्या है कि वस्तु को छोटा करना है। वस्तु क्या करने में? छोटा करने में, अक्षरों को छोटा करने में। कोई प्रति में है, उसको छोटा करना है, छोटा कर देगा ये। और यहाँ पर क लिखा गया ऐसे, तो यहाँ पर क ऐसे लिखाएगा, छोटा हुआ कि नहीं? तो पर जो होता था फोटो स्टेट बहुत पुराने समय में, तो उसमें उत्तल दर्पण था, उसको छोटा कर देता था। अक्षर को बड़ा पेज लेके छोटा कर देता था। अब तो टेक्निक है, तो अब बहुत कुछ यंत्र चल गया है मार्केट में। तो लिखिएगा तीसरा में कि अक्षरों को छोटा करने, छोटा करने में। चौथा है, जैसे मान लिया आपका फिगर घर में बड़ा है, अब नहीं पूरा अच्छा कैमरा आ गया। पहले ज़माने में उतना डेवलप कैमरा नहीं था। आपका बड़ा फोटो है और छोटा बनाना है, उत्तल दर्पण रख दीजिए, उसमें छोटा बन गया और खींच दीजिए, छोटा बनता है कि नहीं? देखिए, तो कह सकते हैं तस्वीर यानी फिगर, फोटो लिखा था, तस्वीर लिखाता है। तस्वीर को छोटा करने में और पीछे के वस्तुओं तो वहाँ लिखिए दिए, यानी पश्च दर्पण के रूप में। भैया साइड मिरर हो गया, तो हम वहाँ आगे लिख देंगे नोट में, ऐसा नोट जो हम आगे लिखेंगे। तो ये चार उपयोग हो गया। जितने उतारना बस इतना उतारना है कि मोटर कार के साइड मिरर के रूप में, कलियों में प्रकाश फैलाने के रूप में, अक्षरों को छोटा करने में, और तस्वीर को क्या छोटे फिगर को छोटा करने में। अब आ जाइए आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है। एक क्वेश्चन लिखेंगे हम। क्वेश्चन लिखेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार के साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। इसका आंसर आ जाएगा आपको, उत्तर आ जाएगा आपको। वही सिखाए थे कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में विस्तृत बड़ा विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब
बहुत छोटा क्षेत्र में सीधा काल्पनिक छोटा, तो लिखे दिए हैं, सीधा काल्पनिक और अस्पष्ट बनता है, अस्पष्ट बनता है, जिसके फलस्वरूप चालक ने ड्राइवर चालक को पीछे के वस्तुओं को देखने में सुविधा होती है। होती है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर कार के साइड मिरर या उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अच्छा, तो इससे देखते हैं, पीछे वस्तु देखते हैं, उत्तल दर्पण कहाँ देखते हैं? वस्तु पीछे वस्तु देखते हैं, इसलिए इसे कहते हैं पश्च दर्पण। नोट, उत्तल दर्पण के द्वारा पीछे वस्तुओं को देखा जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा पीछे वस्तुओं देखा जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण को पश्च में पीछे पश्च दर्पण कहते हैं। कहा जाता है। इसमें चित्र नहीं उतारना, फिगर नहीं उतारना है। लीजिए, अब आइए, समझ में आई इतना? उतार लीजिए इसको, तब आ जाइए आप यहाँ। इसमें आप आ जाइए कि पर्दा पैमाना के द्वारा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस प्रकार निकाल सकते हैं,
सब आ जाएगा कि पर्दा, पैमाना, इस हाइफन दिए हैं पर, या लिखिए पर्दा और पैमाना। पर्दा और पैमाना द्वारा अवतल दर्पण की फोकस दूरी किस प्रकार निकाला जाता है। अब देखिए तो क्या करिए, इस आंसर में एक अवतल दर्पण लीजिए। अवतल दर्पण है, यहाँ पे सामने तो है नहीं, देखिएगा बीच में कहाँ आता है। तो अवतल दर्पण है, यहाँ ध्रुव P, ध्रुव क्या है P, और मुख्य फोकस आप देखिए, तो इससे पता नहीं कि मुख्य फोकस कहाँ है। पता रहेगा यहाँ क्वेश्चन होगा तब कि हम यहाँ मुख्य फोकस दे ही देंगे तो दूरी निकल गया, हमको पता नहीं है। यहाँ सूर्य, सन, सूर्य का प्रकाश तो समांतर, तो ये समांतर है, ये समांतर ये समांतर ये समांतर है, ये समांतर, ये समांतर, ये समांतर। देखिए तो लिखेंगे क्या, देखिए ये तो ध्रुव है, तो प्रधान अक्ष यहाँ पर है, तो लिखेंगे कि अवतल दर्पण को सूर्य के सामने इस प्रकार रखा जाता है। इस सूर्य है, अवतल दर्पण को सूर्य के सामने इस प्रकार रखा जाता है कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर जमा होती है, यानी जमा होती है। इसमें टाइम लगता ही है, अच्छे कार्य में टाइम लगता ही है, देर होता ही है।
देखिए, तो यह यहाँ जमा हो गया। आप बोलिए, तब यहाँ बोलो कि कौन फोकस हो गया? मुख्य फोकस। हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर जमा होती है, अभिसरित होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो गया मुख्य फोकस हो गया। ये इसको अभी हमको दिखाई पड़ नहीं रहा है, तो यहाँ लगा देंगे पर्दा। ये पर्दा लग गया, ये पर्दा लग गया। अब बोलिए, ये कौन फोकस हुआ? ये मुख्य फोकस। अच्छा, पैमाना क्या होता है? कभी देखते होंगे कि जो ज्यामितीय बॉक्स होता है बायोलॉजी में, या आपको जमीन मापते हैं, तो उसमें क्या होता है कि इस तरह से रहता है स्केल में, इस प्रकार रहा, और वहीं रहता है ऐसे चांद जैसा रहता है, वहीं लिखा रहता है यहाँ पर ऐसे 1 cm 2 cm 4 cm 5 cm 6 cm, ऐसे फैलाते जाएगा। इस मान यहाँ आ गया 0 पर है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ाएंगे ऐसे 6 सेंटीमीटर, वही माप आता है। ऐसे बढ़ाते जाओगे मापाते जाएगा, पैमाना है। देखते हो कि बायोलॉजी देखिए प्रैक्टिकल में सब देता रहा है उसमें। तो कुछ प्रैक्टिकल में ऐसा होता है कि वैसा पैमाना रहता है कि इसको ऐसे फैलाइए, अपने वहाँ लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 1 cm 2 cm 4 cm 5 cm 6 cm, ऐसा देखिए अपने पैमाना नाम है। और उसमें इंच लगाना पड़ता नहीं है, नहीं कि ऐसे इंच से माप लिए, नहीं, उसमें बढ़ाइएगा, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाइएगा, अपने आप रहेगा कि 1 cm 2 cm। कम करिएगा ऐसे, ये देखिए कम हो गया, यानी 2 cm हो गया। इसी नाम पैमाना है। तो पैमाना लिए और ध्रुव और पर्दा के बीच की दूरी हो गया मुख्य फोकस है। हम जानते हैं कि समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जमा होती हो, क्या मुख्य फोकस कहलाती है। यहाँ पर्दा क्यों लगा है? उसको दिखाई पड़ेगा, ऐसे माप लिए इसको इस तरह से। ठीक, ये जो ऐसे वही कौन दूरी हो गया? फोकस दूरी F। इस प्रकार हम लोग अवतल दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। यहाँ F लिख दे, नहीं, मुख्य फोकस बाद में हुआ है। तो लिखेंगे क्या? ऐसा लिखेंगे, अवतल दर्पण को सूर्य के सामने इस प्रकार रखा जाता है कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर यानी सूर्य से निकलने वाली प्रकाश किरणें प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर दर्पण प्राप्त होती है। तो परावर्तन के बाद भी लिखते हैं, उतना नहीं कहता कि
अवतल दर्पण को सूर्य के सामने इस प्रकार रखा जाता है कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अवतल दर्पण पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर जमा होती है। जो मुख्य फोकस कहलाती है। जो मुख्य कहलाती है। इस बिंदु को इस बिंदु को पर्दा पर प्राप्त किया जाता है। बहुत दिखना पड़ता है, प्राप्त किया जाता है। और पैमाना के द्वारा मुख्य पैमाना द्वारा ध्रुव और पर्दा के बीच की दूरी ज्ञात किया जाता है। जो फोकस दूरी कहलाती है। इस प्रकार पर्दा और पैमाना के द्वारा अवतल दर्पण का फोकस दूरी निकाला जाता है। कितना आसान। यहाँ मुख्य फोकस दिखना नहीं है तो दूरी माप ही लेंगे। कि अवतल दर्पण को सूर्य के सामने इस प्रकार रखा जाता है कि सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर जमा होती है, तो बिंदु मुख्य फोकस कहलाती है। इस बिंदु को पर्दा प्राप्त किया जाता है। हम बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा प्राप्त कर सकते हैं। उत्तल में नहीं होगा कभी, क्योंकि उत्तल में पीछे मुख्य फोकस होता है,
पीछे काल्पनिक होता, पर्दा पाएगा नहीं निकलेगा। तो उत्तल दर्पण का कौन दूरी, फोकस दूरी निकलेगा नहीं पर्दा पैमाना से। अवतल का ही वास्तविक है। तब ध्रुव और पर्दा के बीच की दूरी निकालते हैं, ऐसे मापते हैं तो पर्दा दूरी। ध्रुव और पर्दा के बीच दूरी, ध्रुव और पर्दा के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। या कौन दूरी होता है, फोकस दूरी होता है। इस प्रकार पर्दा पैमाना के द्वारा अवतल दर्पण का फोकस दूरी निकाला जाता है। अब देखिए इसको उतारना, फिर उतारना है। अब है क्वेश्चन कि अब देखिए इसके बाद पर्दा पैमाना और अवतल दर्पण के द्वारा किसी वृक्ष की ऊंचाई, ट्री की ऊंचाई किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो आपको स्वयं बना सकते हैं। जैसे ये अवतल दर्पण है, एफ है, सी है, और तब यहाँ वृक्ष रखेंगे ऐसे, ऐसे वृक्ष रहेगा। तब ये वृक्ष है समांतर तो मुख्य फोकस। देखिए ध्यान दीजिए, समांतर तो मुख्य फोकस, सी से तो सी पर लौट जाती है। द्वारक भरा है तो सी से तो सी पर लौट जाती है। यहाँ कटा। अब देखिए तो यहाँ बन गया प्रतिबिंब। सामने देखिए, सामने देखिए, प्रतिबिंब वृक्ष का। वृक्ष का ये पर्दा लगा देंगे, ये पर्दा। अब तब आपको क्या करना है, पर्दा पैमाना और अवतल दर्पण के द्वारा किसी वृक्ष की ऊंचाई किस प्रकार ज्ञात बनी। वृक्ष की ऊंचाई से मापना नहीं है, आपको मापना अवतल दर्पण दे दिए, ये पर्दा दे दिए और पैमाना दे दिए, तब निकालना किसकी ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई आवर्धन से। तो आपको ये होमवर्क दे दी, इसको हम फिर बताएंगे अगला वीडियो में। आप लोग उसको मन से देखिए और समझिए, लेसन पूरा पढ़ा देंगे। तो आप फेयर कीजिए कॉपी में।